तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज फिर आपके सामने कुछ नए सवाल लेकर और कुछ नए जवाब लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारे सामने विशेष मेहमान डॉक्टर देवेश विजय हैं। पहले भी कई कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम डॉक्टर देवेश विजय जिन जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकिर हुसैन कॉलेज मॉर्निंग में लगभग 30 सालों तक कार्यकाल करने के पश्चात पिछले कुछ समय से लगातार लेखन का कार्य कर रहे हैं, जिनकी कई पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, जिनकी चर्चा हमने पहले भी वीडियो में की है। आज उन्हीं के समक्ष हम कुछ इतिहास से जुड़े बुनियादी सवालों को लेकर बात करेंगे, जिनमें एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि आधुनिकता क्या है। उस विषय पर भी चर्चा होगी। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर देवेश विजय का। आज सर, हम आपसे जानना चाहते हैं इतिहास के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताते हुए कि इतिहास की समझ शोधार्थी, विद्यार्थी और शिक्षक कैसे करें। और इसके अलावा एक बहुत ही जो इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल है, जो हम सभी के जहन में आजकल रहता है कि आधुनिकता जो शब्द है, जो हम आमतौर पर समझ लेते हैं कि ये पश्चिमीकरण है, क्या ये वही पश्चिमीकरण है, उस पर भी आप चर्चा करेंगे। पहले आप हमें बताइए कि इतिहास की समझ कैसे शुरू करें। धन्यवाद विकास। तुमसे ज्ञान के इस प्रसार और निर्माण के माध्यम में कार्य करने के लिए, जोड़ने के लिए हमेशा मुझे बहुत हर्ष होता है। तुम एक ऊर्जावान और निष्ठावान अध्यापक हो और इस नए माध्यम का उपयोग इतनी निरंतरता से कर पड़ी, बड़ी खुशी की बात है। जो सवाल तुमने दो तीन सवाल तुमने पूछे। पहला तो ये कि इतिहास का अध्ययन कैसे रचनात्मक रूप से किया जाए। तो उसमें एक मोटी बात मैं ये सुझाव देना चाहूँगा छात्रों को भी, और जो आम नागरिक सजग हैं और रुचि रखते हैं समाज को समझने की, अतीत को समझने की। तो हमें अक्सर इतिहास पढ़ते हैं हम खंडों में बांटकर। भारत का इतिहास, यूरोप का इतिहास, चीन का इतिहास, या तो रीजन्स के हिसाब से बांट कर पढ़ते हैं, या कालों में मध्यकाल का इतिहास, प्राचीन का इतिहास। परंतु एक तो हमें सब मोटे तौर पर एक दीर्घकालिक समझ जरूर होनी चाहिए संपूर्ण मानव इतिहास की। और मानव इतिहास ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास की, ब्रह्मांड के इतिहास की एक मोटी समझ, जिससे हमारा एक कौतूहल भी बढ़ता है और उसके अलावा जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसको समझने में एक अलग पकड़ बनती है। दूसरा, मैं एक सुझाव ये ज़रूर देना चाहूँगा कि मौलिक स्रोतों को तो ज़रूर पढ़ना ही चाहिए, पर तुलनात्मक अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। केवल भारत का इतिहास पढ़कर हम भारत की भी सही पहचान नहीं बना सकते जब तक हम उससे साथ में चीन से तुलना नहीं करेंगे और यूरोप से तुलना नहीं करेंगे इत्यादि। तो तुलनात्मक नज़रिया ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि भारत में भारत की मध्यकाल की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी, ये माना जाता है। लेकिन यहाँ पूंजीवाद की उत्पत्ति नहीं हो पाई। अंग्रेज़ों का आना ठीक है, उसके लिए एक रोड़ा बन गया, लेकिन यूरोप में 400 साल पहले, 1800 से 400 यानी 1400 के करीब से या 1500 के करीब से पूंजीवाद का विकास होने लगा है। और पूंजीवाद का विकास पहले उद्योगों में नहीं हुआ, पूंजीवाद का विकास पहले कृषि में हुआ। पूंजीवादी कृषि, कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि बड़ा मात्रा में उत्पादन, व्यापार के लिए उत्पादन और दूरगामी व्यापार के लिए उत्पादन और नई तकनीकों के साथ और कैपिटल इंटेंसिव तरीके से जो उसे पूंजीवादी बनाता है, ये हॉलैंड और ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी से शुरू होने लगा था। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाई? तो इस तरह से जब हम तुलना करते हैं, जब हम तुलना करेंगे तो पाएंगे कि ब्रिटेन में तो स्टैंडिंग आर्मी थी नहीं। मुगलों की आर्मी 5 लाख तो सेंट्रल आर्मी थी,
उसके अलावा हर जागीरदार के लठायत और हर जमींदार के अपने लठायत वगैरह होते थे। तो ये सारा भार किसान के ऊपर पड़ता था और करीब 80% किसान की उपज का ये लोग सब मिलकर ले लेते थे, जिसमें से 33% तो अकबर का ही निर्धारित वो था कर। ठीक। बाकी सारे नीचे बीच में जितने भी जमींदार जागीरदार इत्यादि होते थे, सरपंच, वो सब लेते थे। तो इरफान हबीब ने अध्ययन करके जैसे दिखाया है, जी। करीब 80% तक किसान से खींच लिया जाता था। तो ऐसे में क्या उनके पास समाधान, क्या ब्रिटेन में भी ऐसा ही था, क्या चीन में भी ऐसा ही था? हम पाएंगे बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन जी। में करीब 20% तक, और वो भी लिया जाता था, वहाँ के लैंडलॉर्ड्स भी टैक्स पे करते थे, और स्टैंडिंग आर्मी थी नहीं, अपने क्राउन लैंड्स होते थे किंग के, तो वो उसी से जो उनको मिलता था, या फिर कस्टम्स वगैरह पर जो वो टैक्स लगाते थे, उससे वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट चलती थी ब्रिटेन की। जी। सर, हम आपकी बातों से समझ पा रहे हैं कि तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है किसी भी देश और किसी भी समाज का एक अध्ययन करने के लिए। क्या आप ये देखते हैं, जैसे आम आम धारणा है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, कुछ लोग ऐसा कहते रहते हैं अक्सर, और कुछ इतिहासकार भी हो सकता है इससे सहमत हों, लेकिन हम इसको अगर इस तरीके से कहें कि इतिहास में कुछ घटनाओं का जो पैटर्न है वो पुनः पुनः अपने आप को दोहराता रहता है, कुछ पैटर्न। तो क्या आप इतिहास में कुछ पैटर्न को देख पा रहे हैं या देखते हैं, और उस पैटर्न का आज के समय में अगर हम देखें तो क्या महत्व हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तुमने सवाल उठाया। एक तो दोहराए जाने की जो प्रक्रिया है उसको हम जरा सा समझ लेते हैं। इतिहास दोहराता तो है, लेकिन आगे भी बढ़ता है। तो ये पहिए की तरह से है, जैसे पहिया अपने आप को आगे बढ़ने के लिए दोहराता रहता है, पर वो उसकी स्थिति वही नहीं रहती। इसी तरह से इतिहास है, कुछ परिवर्तन भी आते हैं और कुछ पैटर्न दोहराए भी जाते हैं। जी। अच्छा, दोहराए क्यों जाते हैं, हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन नेचर, जो स्वभाव है मानव का, वो नहीं बदल रहा है। जी। अर्थव्यवस्था बदल रही है, तकनीक बदल रही है, नॉलेज बदल रही है, सामाजिक ढांचा भी बदल जाता है, सांस्कृतिक मूल्य भी बदल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं बदल रही है मोटे तौर पर या ना के बराबर, वो है मानव स्वभाव। अब मानव स्वभाव क्या है कि हमारी कई बहुत सारी इच्छाएं हैं, कुछ इमोशंस हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं, वो नहीं बदले हैं शायद स्टोन एज से आज तक। तो आप कह रहे हैं सर, फिलोसफी को भी समझना पड़ेगा हमें इतिहास को समझने के लिए, कहीं ना कहीं अंतर हर मन को विषय समझने के लिए। हर विषय को, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। जी। बगैर साइकोलॉजी समझे तो मुझे थोड़ा विचित्र लगता है कि कैसे हम इतिहास पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबको थोड़ी सी मानव स्वभाव की, साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। तो ये तो हुई पुनरावृत्ति की बात। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, समटाइम्स एज अ फार्स, समटाइम्स एज अ ट्रेजेडी। ये जैसे एक मार्क्सवादी कथन है। लेकिन क्या जो पुनरावृत्ति है उसमें कुछ पैटर्न्स हैं? तुम्हारा सवाल ये है। जी। हाँ, अब पैटर्न्स क्या है, ये बड़ा रोचक है। क्योंकि अगर हम समझ लेंगे कि कुछ रिपीट होने वाले पैटर्न्स हैं, तो हम आगे के लिए ज़्यादा तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि उनमें से कई आगे भी रिपीट होंगे, और उनके लिए हम नीतियाँ बना सकते हैं। या अगर ज़रूरत हो तो हम सरकार में, अगर नहीं है, सरकार गलत है, तो हमें संघर्ष क्या करने हैं, किन को प्रायोरिटी देनी है, ये सब अच्छा निर्धारण हो सकता है। तो पैटर्न्स क्या है? सबसे पहला पैटर्न तो बड़ा ऑब्वियस सा है, लेकिन वो कोई खास गहरी बात नहीं है। वो ये है कि भाई परिवर्तन हमेशा आता रहता है, निरंतरता भी रहती है, लेकिन परिवर्तन भी आता रहता है। जी। दूसरी लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक पैटर्न ये है कि परिवर्तन की जो स्पीड है, गति है, वो समाज के विभिन्न आयामों में थोड़ी फर्क है। जैसे राजनीति ज़्यादा तेज़ी से बदलती है, टेक्नोलॉजी और नॉलेज भी फिर उसके बाद बदलते रहते हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा और सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास इत्यादि, ये बहुत धीमी गति पर बदलते हैं। तो सर, आपके कथन अनुसार जीवन के या मानव जीवन के विभिन्न आयाम, जैसे हम जो मोटे तौर पर समझते हैं, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, धर्म है, ज्ञान विज्ञान आदि हैं, तो ये इनका बदलने की पैटर्न और स्पीड अलग अलग हो सकती है। आप क्या आप कुछ उदाहरण देकर ये बात हमें समझा पाएंगे? हाँ, जैसे समझो सल्तनत आई, मुगल आए जी। तो राजनीति एकदम से बदल गई। राजनीति का मतलब सत्ता में कौन है, जी। वो तो रातों रात बदल गया। ठीक।
लेकिन क्या उससे सामाजिक ढांचा पूरा फौरन बदला? यानी कि जैसे जाति व्यवस्था हमारे सामाजिक ढांचे की एक खास बात है, क्या वो बदल गई? यहाँ तक कि क्या सरकारी तंत्र बदल गया? जैसे मैंने कहा, राजनीति में फिर भी ज़्यादा तेज़ी से तब्दीली आती है तुलनात्मक रूप में। टैक्स स्ट्रक्चर बदल गया। सुल्तानों के पहले इतनी ज़्यादा सेना नहीं होती थी, इसीलिए टैक्स रेट भी कम था। ज़्यादातर हमारे ग्रंथों में 20% का मेंशन किया गया है, पांचवा हिस्सा। अब हम मान लेते हैं कि जमींदार वगैरह पहले भी थे और वो लोग थोड़ा और लेते होंगे, लेकिन सल्तनत के बाद तो केंद्र का की मांग ही 33% हो गई अकबर महान के समय में, और अलाउद्दीन खिलजी की तो 50% थी केवल केंद्र की, जमींदारों का अलग। तो टैक्स रेट बढ़ गया। हाँ? तो ये सब राजनीति के परिवर्तन है। लेकिन क्या संस्कृति फौरन बदल गई? संस्कृति में जैसे इस्लाम धर्म आ गया जी, लेकिन जो हिंदू बहुल समाज था उस पर क्या असर पड़ा? वो सूफी वगैरह के और जो एक मिलीजुली तहजीब बाद में विकसित हुई, उसको विकसित होने में बहुत समय लगा। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे स्पीड अलग अलग। बिल्कुल सर, हम आपकी बात समझ पा रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें बदलने में अलग अलग समय या पैटर्न, पहलू जो है दशाएं, इसमें भौगोलिक दशाएं भी अपना। ज्योग्राफी सबसे स्लो बदलती है। ज्योग्राफी तो बहुत ही स्लो बदलती है। अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण एनवायरनमेंट थोड़ा बदल रहा है। जी सर, इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल जो अक्सर हम जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में मतलब की थी कि आधुनिकता का क्या अर्थ है, और आधुनिकता को हम क्या वर्तमान संदर्भों में उसको जोड़ सकते हैं, या आधुनिकता एक बिल्कुल ही नई चीज़ है, अलग चीज़ है? परंपरा में आम व्यक्ति जिससे आधुनिकता समझते हैं वो आधुनिकता, और जो हम वैचारिक रूप से आधुनिकता समझते हैं, क्या उसमें कोई अंतर है? इस पर थोड़ा आप प्रकाश डाल सकते हैं। ये उन शब्दों में से बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, जो कि आमतौर पर इस्तेमाल तो किया जाता है पर जिसके बारे में स्पष्टता अक्सर कम होती है, क्योंकि ये अमूर्त प्रक्रियाएं हैं जी, एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं। तो जैसे हम आमतौर पर कहेंगे ये लड़की बड़ी मॉडर्न है जी, तो उसमें हमारा मतलब ये होता है कि फैशनेबल ज़्यादा है या व्यक्तिवादी ज़्यादा है। तो ये आधुनिकता का ऐतिहासिक जो प्रयोग है इस शब्द का, उससे मेल नहीं खाता है। आधुनिकता कभी कभी नया उसके लिखा जाता है, आधुनिक का मतलब जो नया है। अब स्पष्ट है कि मध्यकाल में जो नया था वो आधुनिक थोड़ी था। मध्यकाल में नया था भक्ति आंदोलन, पर वो आधुनिक नहीं है। तो आधुनिक क्या है? आधुनिक एक्चुअली एक विशिष्ट समय के बाद 16वीं शताब्दी से आने वाले वो परिवर्तन हैं जिनकी सबसे पहली पहचान है कि वो उनकी स्पीड बढ़ने लगी है। अब परिवर्तन की स्पीड निरंतर बढ़ रही है। ये आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बल्कि आधुनिक युग को भी 3 भागों में देखना चाहिए, अर्ली मॉडर्न, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न। अब हम पोस्ट मॉडर्न युग में, और इनमें भी स्पीड और ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। पहले परिवर्तन लाखों साल में आते थे, जब आग खोजी गई, पहिया बनाया गया वगैरह। फिर उसके बाद कृषि के आने के बाद हज़ारों साल में परिवर्तन आने लगे, कुछ कुछ धर्म बने वगैरह। फिर सैकड़ों सालों में परिवर्तन। अब तो रोज़ या हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जो पूरे समाज को बदल रही हैं। तो ये जो स्पीड है परिवर्तन की, ये आधुनिकता ने बहुत तेज़ी से बढ़ाई है। ये तो एक पहचान है आधुनिकता की। जी। दूसरी पहचान है सार्वभौमिकता। ये जो सारे परिवर्तन आ रहे हैं वो अब इकट्ठे पूरे ग्लोब को असर डाल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन बहुत ही क्षीण था, एक तरह से कह सकते हैं कि जब से मानव अफ्रीका से बाहर निकला तभी से ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्लो और वीक था। आधुनिकता ने अमेरिका की डिस्कवरी और नए रास्तों के, समुद्री रास्तों वगैरह की ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, इसने एकदम से पूरा ग्लोबल बनाया है और स्पीड को भी बढ़ाया है परिवर्तन की। ये एक खास पहचान है आधुनिक युग की। इसके अलावा जो समाज के सारे पहलू हैं उनमें हर पहलू में आधुनिकता ने कुछ नई चीज़ों को जन्म दिया है। सबसे महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक आधुनिकता। और उसमें तर्कवाद
और मानववाद। मानववाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब तर्क का इस्तेमाल हर युग में और हर तहजीब में किया गया है, लेकिन आधुनिकता का तर्कवाद कैसे अलग है कि वो तर्कवाद को प्राथमिकता देता है। बुजुर्गों के और परंपरा के जो रिवाजों के जो अहमियत है, उससे ज़्यादा वो तर्क से चीज़ों को चुनना चाहता है। लोगों ने कहा इसलिए हम ये करेंगे, नहीं, तर्क से ठीक है या नहीं, यानी कि उसकी प्राथमिकता। तर्क का उपयोग पहले भी होता था, वो तो जब से आदमी ने स्टोन टूल्स बनाए तब से शुरू हो गया, लेकिन तर्क का प्राथमिकता धर्म से ज़्यादा है। ये विचार, ये विश्वास, ये आधुनिकता का है। इसके बीज हमें सबसे पहले वैसे ग्रीक सभ्यता में मिलते हैं और सोक्रेटिस में मिलते हैं, लेकिन जो आधुनिकता से इसकी निरंतरता बन गई। इसी तरह से मानववाद, मानव हर युग में अपने हितों के लिए चिंतित रहा है, उसके लिए प्रयास किए हैं, लेकिन मानववाद का मतलब ये है कि दूसरी दुनिया या धर्म कर्म या संन्यास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव का जो समाज है उसी को सुंदर से सुंदर बना, और हम बना सकते हैं, ये विश्वास। ये आधुनिक सांस्कृतिक स्तर पर है आधुनिकता। फिर अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण, पूंजीवाद, जैसे हमने कहा, राजनीति में केंद्रीयकृत राज्य का विकास, उसकी फिर शाखाएं हो गई, उसमें डेमोक्रेसी भी हो सकता है, फासिज्म भी हो सकता है, वो भी आधुनिक है। सर, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में प्रजातंत्र और विचारों में एक और नया विचार जैसे मैं देखता हूँ व्यक्तिवाद, जिसे हम कहते हैं, क्या इन दोनों विचारों को भी हम आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? बिल्कुल, सांस्कृतिक पहलू पर व्यक्तिवाद, मानववाद, तर्कवाद और व्यक्तिवाद, और फिर चौथी चीज प्रगति में विश्वास। ये सांस्कृतिक आधुनिकता के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। सर, प्रगति में विश्वास जैसे पहले कभी नहीं था। पहले हमेशा मानते थे कि पिछला युग बेहतर था और अब ज़्यादा से ज़्यादा अवनति होगी। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल ओवर यूनिवर्सल सोच में बदलाव जो कि प्रगतिवाद की तरफ जा रहा है, हाँ, वो आधुनिकतावाद का परिचायक है? हाँ, एक प्रमुख स्तंभ है। ये एनलाइटनमेंट से खास तौर पे स्थापित हुआ कि दुनिया में तरक्की हो रही है और हो सकती है, और हमें उसके लिए ही निरंतर प्रयास करना है। ये जो क्लासिकल और कल्चर्स है, चाहे कन्फ्यूशन हो, चाहे हमारा सनातन धर्म हो या इस्लाम भी हो, सब में ये नोशन है कि नहीं, तरक्की नहीं हो रही है, बुरे से बुरे दिन आएंगे और एक दिन कयामत आएगी या प्रलय होगी। लेकिन आपका विचार ऐसा है कि कुछ चीज़ें या अधिकतर चीज़ें आपके अनुसार वो पहले की तुलना में बेहतर हुई हैं। क्या आप इसके कुछ उदाहरण? ये मेरा भी विचार है वैसे, लेकिन ये एनलाइटनमेंट का आधुनिकता का विचार है जी। आधुनिकता इस पर बहुत बड़े स्तर पर बाकी सब सिविलाइजेशन से अलग है। आधुनिकता को यदि हम एक स्कूल ऑफ थॉट के रूप में देखें, हाँ, तो वो प्रगति में विश्वास, करती है। ये उसका एक मुख्य चिन्ह है। सर, एक सवाल जो उठता है जब हम बात करते हैं आधुनिकता के जन्म की, तो हम अक्सर देखते हैं कि यूरोप का नाम इसमें प्रमुखता से आता है। तो क्या आप देखते हैं कि यूरोप की कंट्रीब्यूशन जो पूरी दुनिया के लिए है, वो क्या केवल भलाई और अच्छाई के लिए या आधुनिकता के लिए ही, उसमें कुछ कमियां भी हैं? तो आप दोनों पक्ष बताइए कि यूरोप के योगदान भी और उसके जो हो सकते हैं विपरीत पहलू हैं, बुरे पहलू हैं, जिसका दुनिया पर प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। आधुनिकता निश्चय ही हर स्तर पर उत्तम नहीं है, और इसकी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। नीत्शे को पढ़ें, दोस्तोव्स्की को पढ़ें, या मॉडर्निज्म को बल्कि आर्ट में देखें, पिकासो वगैरह, तो ये लोग तो बहुत संवेदनशील थे कि आधुनिक समाज एक बियाबान है, एक बड़ी त्रासदी है। जैसे एलियट की बहुत मशहूर एक कविता है जिसमें उन्होंने आधुनिक समाज को डिजेक्शन करके हाँ, कुछ ऐसा। हाँ, मुझे अभी इस समय नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उसमें उन्होंने सारा यही दिखाया कि चमक दमक के पीछे एक बड़ा भयंकर अकेलापन, निराशा ऊपर नीचे जाती रहती है, लेकिन हाँ, निराशा का ये भी कारण बढ़ जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है जी, स्वीकार्यता कम है, क्योंकि वही व्यक्तिवाद से जो आता है। परिवार कमज़ोर हो रहा है, वो भी इसी व्यक्तिवादी और भौतिकवादी
होड़ की वजह से होता है। तो आधुनिकता की कई बड़ी समस्याएं भी हैं, पर कुछ स्तरों पर ये निश्चय ही कहा जा सकता है कि आधुनिकता ने ज़्यादा बेहतर समाज बनाया है। एक जो बहुत ही ठोस उदाहरण है उस बात का, वो ये है कि सबसे पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या अपेक्षित जीवन ये बड़ा है, बहुत बड़ा है। पहले पॉपुलेशन बहुत ही स्लो लेवल पे बढ़ती थी, क्योंकि बहुत बच्चे मर जाते थे, प्रसव में बहुत सारी महिलाएं मर जाती थीं, जो फेमिन्स में करोड़ों लोग मर जाते थे। तो उन समस्याओं को आधुनिकता ने ही दूर किया है। क्या सर इसका दूसरा पहलू ये नहीं हो सकता है कि हम कोरोना जैसी हमने चीज़ें बना दी हैं, नहीं, कोरोना जैसी चीज़ें पहले भी आती थी जी, लेकिन पहले उनके जैसे प्लेग यूरोप के अंदर, तो यूरोप में तो रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छे हैं, तो जी, मालूम है चाइना में भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, जी, भारत में भी करोड़ों लोग फेमिन्स में मरते थे। बर्नियर वगैरह जो यात्री आए यहाँ तक कि अबुल फजल ने जो वृत्तांत दिए हैं, तो दुर्भिक्ष में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों तक मर जाते थे। हैजा वगैरह ये सब, अब चेचक, ये सब आधुनिकता ने ठीक किया है या कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी मेरे ख्याल से। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले करीब मतलब 30 ईयर से कम होती थी जी, और आज 75 पे पहुंच गई है। अब ये अगर कोई कहे कि भाई जीवन थर्ड वो वर्ल्ड कंट्रीज बढ़ना में ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो मेरे ख्याल से उससे विवाद करना बेकार होगा। बिल्कुल, आदमी ज़्यादा वर्ष तक आज जी पा रहा है। हाँ, स्वास्थ्य जो है वो बेहतर हुआ या नहीं, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली आयु कोई एवरेज बढ़ी है। सर इससे पहले कि मैं कुछ उत्तर आधुनिकता की आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल मेरे जहन में आया आपके से बात करते हुए। एक तो ये जो व्यक्तिवाद जैसी जो एक विचार है, जो यूरोप में ज़्यादा फलित हो रहा है, ज़्यादा प्रमुखता से लागू होता है, आज इसका प्रभाव भारत और ओरिएंटल समाज पर, मतलब ओरिएंटल संस्कृति पर भी है। तो क्या ये भारत में चीज़ें ठीक से अपना ली गई हैं, या एक हमारा संक्रमण युग है व्यक्तिवाद जैसा विचार? क्या ये पूर्ण रूप से अब मतलब मेट्रोपॉलिटन में अपनाया जाने लगा है, या पूरे भारत जैसे जो देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें प्रमुखता से इस तरह के विचारों को क्या अपनाया जा चुका है या जा रहा है? देखो, ये भी बड़ा गहराई से समझने वाला विषय है। व्यक्तिवाद हमारे स्वभाव में है, एक तरीके से अपनी ही बारे में ज़्यादा सोचना। जी, ये मानव प्रकृति है, ये महाभारत में भी है जी, ना, ऐसा नहीं है कि आधुनिकता में आया। जी, लेकिन अगेन फर्क क्या है, आधुनिकता में व्यक्तिवाद क्या किस रूप में अलग हो गया कि मूल्यों के स्तर पर उसको स्वीकार्यता मिली। पहले के समाज में भी व्यक्तिवादी निर्णय होते थे, व्यक्तिवादी आचरण होता था, लेकिन उसकी आलोचना होती थी। आधुनिक समाज वो पहला समाज है जिसने व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता देना सर्वोच्च माना, कि वो अपने निर्णय लेने की उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें से थोड़ा सा मैं अगर जोड़ दूं, जैसे एशियाई संस्कृति में परिवार का विशेष महत्व है। परिवार ही नहीं, जाति, परिवार, जाति, गांव, वर्ग, समूह, बहुत सारे स्तर पर है। तो क्या उसमें एक उस वो जो संबंध है वो टूटने लगे हैं, हल्के हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल हल्के हुए हैं, लेकिन एक द्वंद्व है, क्योंकि हमारे मूल्यों में ये चीज़ नहीं थी। हमारे मूल्य बल्कि बहुत ज़्यादा गैर व्यक्तिवादी थे। जी, व्यक्ति को एक धर्म का पालन करना है, एक जिसमें परिवार का जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत प्रमुख हैं। केवल सन्यासी के रूप में वो स्वतंत्र हो सकता है, वरना उसे बुरा माना जाए। उसमें भी कोई निश्चित पथ पर चले वो तो। हाँ हाँ, वो वैराग्य ले ले तो वो भी एक तरीके से उसका व्यक्तिवादी आचरण नहीं है, उसमें भी उसको बांध के रखा जा रहा है। लेकिन खैर, वरना तो उसे सामाजिक जो जाति का धर्म है, जो उसके गांव की रिवाज हैं, जैसे गांव के अंदर ही लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते। अब ये अमूमन हिंदुस्तान के गांवों में रहा, या परिवार में जो हमारी रामायण, रामचरितमानस वगैरह में जो आदर्श हैं कि हमें व्यक्ति को त्याग करना है इन सामूहिक आदर्शों के लिए,
लेकिन व्यक्तिवाद ने इन सब बाकी चीज़ों को तो काटा ही, जाति, क्लैन वगैरह ये सब तो काट ही दिए। अब एक छोर पर परिवार रह गया था। परिवार को आधुनिकता बुरा नहीं कहती। और दूसरी तौर पर उसने नया बनाया राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य के लिए समर्पित होना चाहिए व्यक्ति को, बाकी सब चीज़ों को छोड़कर। तो लेकिन व्यक्तिवाद जो है और जो उदारवादी जो विचारधारा है, लिबरलिज्म, वो तो उसको उसकी राष्ट्र राज्य को भी चुनौती देती है कि अगर राष्ट्र हमारा गलत कुछ कर रहा है तो व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि वो उसके भी खिलाफ जाए। इसमें सर तो कॉस्मोपॉलिटिक हमारे यहाँ ये जो तुमने पूछा था, हमारे यहाँ द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, वो व्यक्तिवाद के अनुरूप नहीं थी। और अब लेकिन जो है पश्चिम का तो असर आया ही, लेकिन खास तौर पर हमारी फिल्मों ने व्यक्तिवाद को बहुत बढ़ावा दिया। जैसे मेरे जिसका बड़ा स्पष्ट उदाहरण है, अमिताभ बच्चन का जो एक एग्जाम्पल है व्यक्तिवाद, अपनी डेस्टिनी खुद बनाना, और एक माँ के अलावा वो और किसी चीज़ को नहीं मानता। इसी तरह से लव मैरिज को एक्सेप्टेबल बनाया, ये व्यक्तिवादी निर्णय है। बिल्कुल। अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज, ये फिल्मों ने बड़ा ज़बरदस्त असर डाला है इसको स्वीकार्य बनाने में। जी जी, मैं आपके इस उत्तर को समझ पाया सर। एक और जब आपकी चर्चा चल रही है, इसमें एक चीज़ और आती है कि अभी तक के जो हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखते हैं उसमें डेमोक्रेसी अभी तक सबसे अच्छा सिस्टम दिखाई देता है बाहर से देखते हैं, लेसर ईविल दिखाई देता है। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप हम जानते हैं कि विचारक हैं, सोचते रहते हैं, आने वाले समय में क्या इसमें और बदलाव आ सकते हैं इसी विचार में, मतलब इसी विचारधारा में, डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, या इससे भी नया निश्चित रूप से कुछ पॉलिटिकल सिस्टम आगे पनप सकने की संभावना? डेमोक्रेसी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स डेफिनेटली आ सकते हैं और आ रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वोटिंग प्रोसेस का इजी होना। जी, तुम कहीं भी हो देश में और तुम्हारा वोटर कार्ड गांव में है, लेकिन तुम कहीं से भी अब वोट डाल सकते हो। जी जी, अब हमारा देश भी अपनाने जा रहा है। बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से तुम्हें बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है और सीक्रेट में तुम आराम से वोट डाल पाओगे। और पूरा विश्व इस प्रक्रिया में जुड़ सकता है। हम यूएनओ के लिए भी वोट डाल सकते हैं फिर। तो ये एक जो मानवीय एकता बननी चाहिए और उस पर भी प्रजातांत्रिक रूप से वो चले एकता, तो इसमें ये इस तरह के टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। अब प्रजातंत्र की कुछ कमजोरियां हैं जी। सबसे बड़ी तो ये है कि निर्णय लेने में और किसी कंसेंसस पर आने में टाइम लग जाता है जी। और कभी क्राइसिस सिचुएशन हो तो वो एक बड़ी महंगी व्यवस्था साबित होती है। इसीलिए पुराने जो प्रजातंत्र पहले हर जगह था, क्योंकि ट्राइबल्स में एक तरह का प्रोटो प्रजातंत्र होता था, प्राक प्रजातंत्र कह लें हम लोग, जिसमें बड़े बुजुर्ग बैठ करके निर्णय लेते थे, एक पंचायत बना के या सभा होती थी सब ट्राइबल्स की। लेकिन वो नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि वो निर्णय लेने में समय लगाते थे, और जहाँ पर एक कोई बड़ा योद्धा कहीं लीड कर रहा है वो सब जीतते चले गए। तो इस तरह से एम्पायर्स बनी, इस तरह से स्टेट जो मोनार्की है वो बनी, और प्रजातंत्र को सरेंडर करना पड़ा, जिसका हमारे यहाँ भी उदाहरण है मगध का। लिच्छवी इत्यादि जो प्रजातंत्र थे उनको नष्ट करना, और फिर देखा देखी बाकी सब भी वही करते हैं कि भाई एक योद्धा या जिसको आगे चल के जो मोनार्क बना वो होना चाहिए, तभी बच पाएंगे। तो इस तरह से प्रजातंत्र नष्ट हो। तो ये एक समस्या है प्रजातंत्र की। इसको लेकिन ब्रिटेन और यूएसए ने प्रूव किया कि नहीं, प्रजातंत्र भी शक्तिशाली हो सकते हैं। जी, हिटलर, नेपोलियन, कोई भी ब्रिटेन को जीत नहीं पाया। वर्ल्ड वॉर्स को खासतौर पे जीत करके फिर ये सबको लगने लगा कि नहीं, प्रजातंत्र ही बेहतर है, और आधुनिक तकनीक के आने के बाद अब जरूरत नहीं हमें बड़े योद्धाओं की। सर हालांकि मेरा सवाल जो है वो बिल्कुल समकालीन है, लेकिन ये इस विषय से संबंधित है। आजकल जैसे आप देख पा रहे हैं कि चाहे वो रूस हो, चाहे वो इजराइल हो या तुर्की हो, ये इस तरह के और भी कुछ देश हैं जिसमें डेमोक्रेसी तो है, लेकिन ये तानाशाही वाली डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें लगातार चुन कर आ रहे हैं वही लोग। अब देख रहे हैं फिर से इजराइल में फिर से वही हुआ, तुर्की में भी हो रहा है, और रशिया में तो चल ही रहा है पिछले 20 सालों से ज़्यादा से।
तो ये जो डेमोक्रेसी का रूप है जो केवल नाम का है, ये बहुत ही समस्या वाला है। क्या इसके लिए कुछ सुझाव हो सकते हैं, मतलब एक पहले विचारक के तो हम रूप ये में समझते हैं कि इनमें क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? जी, ब्रिटेन में नहीं हो रहा, फ्रांस में नहीं हो रहा, या अमेरिका में, मतलब मोटे तौर पर मोटे तौर प्रजातंत्र चल रहा है, जी। लेकिन यहाँ पर नाम मात्र का है। हाँ, इसका कारण यही है कि जो नागरिक समाज है और जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसकी संस्कृति रही है, उसमें मोनार्किकल एक्सेप्टेंस, राजतंत्र की एक्सेप्टेंस बहुत पुरानी है। जबकि वेस्टर्न यूरोप में जो बाद में इसका अमेरिका पे भी असर पड़ा, रेजिस्टेंस की बहुत पुरानी परंपरा रही है। जैसे 1215 में सोचो, मैग्ना कार्टा साइन कराया गया राजा से, हालांकि वो लैंडलॉर्ड ने कराया, लेकिन उससे ना केवल उन्होंने ये करा लिया कि राजा अपनी मंजूरी से टैक्स नहीं लगाएगा, सभा से मंजूरी लेके लगाएगा, ये शुरुआत होती है प्रजा। लेकिन साथ ही रोचक बात यह है कि किसी जॉन तो जो किंग था वो वीक था, लेकिन बाद के जो शक्तिशाली राजा आए, हेनरी थर्ड, हेनरी एट, बहुत शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उन्होंने इसको पलटने की नहीं सोची जी। तो ये एक पश्चिमी यूरोप का थोड़ा सा सर मैं अलग। माफ़ी चाहता हूँ आपको बीच में। क्या आप इसका जवाब देखते हैं कि मानसिकता और जो मेमोरी की जब हम बात करते हैं, जो जेनेटिक भी हो सकती है मेमोरी हमारी, मानसिकता, या ये पीढ़ी दर पीढ़ी? जेनेटिक या रेशियल नहीं मानता, ये सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक है। हाँ, जैसे देखो कई लोग कहते हैं भाई अब रेशियल आर्गुमेंट क्या हो सकता है कि वाइट्स जो हैं थोड़े से ज़्यादा सुपीरियर हैं मेंटली, इसलिए वो तरक्की ज़्यादा किया। लेकिन वाइट रेस तो पूर्वी यूरोप में भी है, वहाँ तो ये तरक्की नहीं हुई, तो ये रेस से रिलेटेड नहीं है। या इवन कई लोग कहते हैं टेम्परेट जोन का क्लाइमेट का फर्क है कि भाई वो उनमें ट्रॉपिकल डिजीजेस नहीं है, या पर टेम्परेट जोन तो चीन में भी है, और टेम्परेट जोन सबसे पिछड़े हुए प्रदेश अमेरिका में भी था। तो आधुनिकता वहाँ पहुँचने से पहले तो वो सबसे पिछड़ा था। तो ये जो भौगोलिक और रेशियल जो कारण सुझाए जाते हैं, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ये सांस्कृतिक पहलू है कि अब सांस्कृतिक पहलू क्यों वहाँ बना, ये तुम पूछ सकते हो कि वहीं पर ऐसी संस्कृति क्यों बनी कि अधिकारों की चेतना वगैरह ज़्यादा थी और तानाशाही को नहीं कबूल करेंगे, ये ज़्यादा था। 1815 में मैग्ना कार्टा हुआ, 1350 के करीब हाउस ऑफ कॉमन्स बना, कि पहले वो तो लॉर्ड्स ने बनाया था, पर इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्शंस होंगे, ये 1350 14वीं शताब्दी में हो गया जी। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स 17वीं शताब्दी में आंग्ल क्रांति हुई, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जी, आपने सर एक शब्द का प्रयोग किया, सांस्कृतिक कारण है। तो अगर आप इसको बहुत ही कुछ छोटे में समझा पाएंगे कि सांस्कृतिक कारण क्या चीज़ें होती हैं और संस्कृति का इसमें क्या योगदान है, और संस्कृति वास्तव में है क्या? इसको संस्कृति का मोटे तौर पर लोग समझते हैं कि मूल्य और आर्ट वगैरह से रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ गड़बड़ विचार है। थोड़ा सा उसको प्रिसाइज बनाने के लिए पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि दो तरह की संस्कृति होती है, या सांस्कृतिक शब्द का दो स्तरों पर इस्तेमाल किया जाता है। एक है उच्च संस्कृति, जो आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी किसी देश का है, वो उसकी उच्च संस्कृति है। लेकिन जो कारक के रूप में सबसे प्रभावी होता है, वो होता है समाज के व्यापक मूल्य, विश्वास और रुझान, इनकी प्रवृत्तियाँ। अब हम कह सकते हैं कि मूल्य जैसे हर समाज में कुछ हद तक तो एक जैसे होते हैं। जैसे हर समाज में शौर्य को अच्छा माना जाएगा, हर समाज में बुद्धि को भी अच्छा माना जाएगा, कलात्मकता को भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन अलग अलग समाजों में इनकी प्राथमिकता अलग होती है। जैसे पठानों में शौर्य सबसे महत्वपूर्ण है, या हमारे बंगाली भद्रलोक समाज में कलात्मकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इत्यादि। ज्यूस में बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिकता हम लोग अलग अलग करते हैं, तो उसी से सांस्कृतिक अंतर आ जाता है बहुत बड़ा। जी। तो ये अब ये बनते कैसे हैं मूल्य, विश्वास वगैरह? ये बनते हैं, कुछ हमारी सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन प्रक्रियाएं और आइडियोलॉजीज़, विचारधाराएं जो पावरफुल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, लोक कथाएँ, यहाँ तक कि जो भाषा की संरचना होती है उसका भी इनके निर्माण में, मूल्य इत्यादि के निर्माण में योगदान होता है। जैसे उर्दू की एक खासियत है,
उसमें जो शहीद का जज्बा है वो बलिदानी का जज्बा में नहीं आता हिंदी में। तो भाषा की संरचना भी योगदान देती है। ये सब मिलकर, ये सब सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, भाषा, लोक कथाएं, शिक्षा व्यवस्था, धर्म, विचारधाराएं इत्यादि। जी और मीडिया, आजकल सबसे पावरफुल है मीडिया। सर, जैसे पिछले दिनों में सम्मेलन में था, इसमें एंथ्रोपोलॉजी की बातें हो रही थी, और एंथ्रोपोलॉजी में हमने आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी सुना। वहाँ पे जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी पर भी वो बातें हो रही थी, और वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमें जीन्स की जो स्टडी को है उसको बढ़ावा देना होगा, उनका संरक्षण करना होगा, और ऐसी संभावनाएं हैं आने वाले कुछ सौ सालों में शायद, क्योंकि कल्चरल अमलगमेशन इतना हो जाएगा, वो शादियां आपस में इतनी हो जाएंगी, ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ जाएगा कि जो अलग अलग रेशियल विशेषताएं हैं शायद वो लुप्त हो जाएं। हाँ, तो इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, कि क्या जीन्स जरूर हमें स्टडी करना चाहिए, बस जीन्स के परिवर्तन के कारण जैसे कुछ बीमारियों का भेद उत्पन्न होता है। कुछ समुदाय हैं जहाँ पर डायबिटीज़ ज़्यादा है, जैसे हमारे देश में डायबिटीज़ का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, जर्मनी में कम है। हाइट का ऑब्वियसली दिखता है। तो ये फिजिकल फीचर्स पर तो जेनेटिक्स का असर पड़ता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑब्वियसली हमारे रंग पर भी, बालों पर भी, हर चीज़ पर असर पड़ता है। लेकिन इमोशंस और हमारे विचार डिसीजन शक्ति पर इनका बहुत निर्धारक असर है, ऐसा नहीं दिखता। जी क्योंकि जो ब्रेन है, जो मेंटालिटी है, वो तो ट्विंस ब्रदर्स, ट्विन सिस्टर्स में भी सेम नहीं होती। जी तो सेम उनका तो नहीं। जीन्स पूल सेम होता है, एक ही एग से बनते हैं, जी पर फिर भी उनमें फर्क होता है। जी कुछ सर बुनियादी फर्क जरूर होंगे, लेकिन क्या किसी मेंटल मेकअप बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। मेंटल मेकअप कैसे बनता है वो, अब जैसे मैंने कहा था कि ब्रिटेन में या पश्चिमी यूरोप में पीजेंट स्ट्रगल्स और आज़ादी की बात करना और फ्यूडल ड्यूज को कम करवाना, ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा पाप, ऐसा नहीं कि हमारे देश में नहीं थी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पाप हुई थी। चीन में भी कृषक विद्रोह बहुत होते थे और एम्पायर्स को बदल देते थे। लेकिन हमारे यहाँ स्वीकार्यता ज़्यादा, दलितों ने भी स्वीकार कर लिया, अस्पृश्यता तक को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि दलितों में आपस में भी ऊंच नीच होती थी। जी जाटव समाज वाल्मीकि समाज को थोड़ा ज़्यादा नीचा समझता है, या उसमें भी उसको लेकर एक विवाद होता है। जी तो ये ऊंच नीच की जो विचारधारा है, ये यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पनप गई थी। अब कब पनपी उसको लेकर के थोड़ा विवाद है, उसको अभी हम उस बात को नहीं उठाते, तो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अब ये हम सोच सकते हैं कि ये जो स्वतंत्रता की मांग वगैरह और व्यक्तिवाद पश्चिमी यूरोप में ज़्यादा पावरफुल क्यों बना, तो उसमें जैसे मैंने कहा, एक्चुअली ये बड़ा मिस्टीरियस होता है, संस्कृति कैसे अलग बनी, पठान ऐसे क्यों हो गए, बंगाली ऐसे क्यों हुए। उसमें कुछ वातावरण का असर होता है, कुछ ऐतिहासिक जो अनुभव रहे हैं, आक्रमण रहे या नहीं रहे, इनका असर होता है। जैसे ब्रिटेन पर आक्रमण एक एक 1066 के बाद नहीं सफल हो पाए, या स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी इंग्लैंड में, तो विद्रोह की ज़्यादा संभावना थी सफलता की। तो यहाँ पर इतनी भारी भारी नंद वंश से ही हम सुनते आए हैं उनके आंकड़े जो, तो ये बहुत सारे कारण मिलकर संस्कृति बनाते हैं। जी बीमारियाँ कैसी हैं, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, फिर उस समाज में वो मूल्य उसी प्रकार के ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे जैसा उनका स्वास्थ्य का स्तर इत्यादि। सर, इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ, एक और चीज़ ये आती है, ये यूरोप क्योंकि आपका पसंदीदा क्षेत्र है, उस पर आप काफ़ी पढ़ते और रिसर्च करते रहते हैं, क्या भारत भी मेरा बहुत पसंदीदा है, लेकिन मैं तुलना करता हैं जी सर। क्या 10वीं या 11वीं शताब्दी तक यूरोप, विशेषकर इंग्लैंड वगैरह जो क्षेत्र हैं, क्या इनमें अंधकार का समय था, या इतनी, क्योंकि हमें उतनी कोई प्रगति दिखाई नहीं देती है। 1206 के या 1215 जो मैग्ना कार्टा है उसके बाद से हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं यूरोप, मतलब इंग्लैंड, और क्या इससे पहले ये डार्क एज है अगर, तो उसके मुकाबले उस समय एशियाई संस्कृतियाँ ज़्यादा महानतम है उस समय की? नहीं, पॉपुलेशन के नज़रिए से और अर्थव्यवस्था के नज़रिए से एशियाई सभ्यताएं ज़्यादा विकसित थी, इसमें कोई डाउट नहीं। और पहले भी आई, इंग्लैंड तो बिल्कुल वीरान और ट्राइबल था बहुत समय तक, तो यहाँ तो उस समय बहुत ज़्यादा समृद्धि थी। लेकिन
खाली एक बात जो मैं कह रहा हूँ, जो आधुनिकता से पहले यूरोप में शुरू हो गई, हमारे यहाँ आधुनिकता बाद में आई राम मोहन रॉय वगैरह से, लेकिन वहाँ जो आधुनिकता आ जाती है वो अर्ली मॉडर्न यूरोप में आ जाती है। पूंजीवाद भी आता है, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए जो संघर्ष होने शुरू हो जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सर, लेकिन उसी जो सवाल से कहते जुड़ा हैं हुआ कि मेरा दूसरा थोड़ा 500 जी से, लेकिन 500 एडी में के करीब जब रोमन साम्राज्य विखंडित होता है, जी उसके बाद से लेकर रेनेसां 14वीं शताब्दी में शुरू होता है या 15वीं शताब्दी में कह लो, तो पेट्रार्क 14वीं शताब्दी के, तो वो पहले क्रिएटिव आर्टिस्ट में माने जा सकते हैं। जियोत्तो ये पहले पेंटर थे, तो जिनमें मानववाद झलकता है, उससे हम पहचान कहते हैं कि जी। ये रेनेसां शुरू हो रहा है। तो ये इस बीच का जो समय था 1400 से पहले और 500 के बाद, उसमें यूरोप को बहुत सारे भयंकर आक्रमण झेलने पड़े। उत्तर से वाइकिंग, ओटोमन एम्पायर, दक्षिण से इस्लाम, पूर्वी तरफ से ऑटोमन्स, ये और इवन ईस्ट से मंगोल्स, तो बहुत भयंकर और बड़े निरंतर आक्रमण झेलने पड़े, जिनके कारण कि जो तर्कवाद और व्यक्तिवाद के बीच हमें ग्रीक रोमन सभ्यता में दिखते हैं, वो कुछ दिनों के लिए नष्ट प्राय हो गए। लेकिन रेनेसां ने उनको दोबारा से अंकुरित किया। इसी सवाल का सर अगला भाग था मेरा, जो सबसे पहले सवाल और इस सवाल से जुड़कर बनता है। सबसे पहला सवाल था हमारा पैटर्न के ऊपर कि किस तरीके से घटनाएं जो हैं वो आवर्ती होती है, उनमें रिपीटेशंस होते हैं। क्या जिस तरीके से यूरोप पहले एक निम्न स्तर पर था तुलनात्मक रूप से, वो अपने उरूज पर पहुंचा, और फिर क्या आने वाले समय में उसमें डिक्लाइन संभव है? और जिस तरीके से एशियाई संस्कृतियां अपने उरूज पर थी, फिर उनमें डिक्लाइन हुआ, और आने वाले समय में क्या हुआ? इस प्रश्न पर टॉइनबी ने काफ़ी काम किया था जी, और गिब्बन्स ने भी डिक्लाइन इन फॉल ऑफ रोमन एम्पायर काफ़ी डिटेल में उन्होंने स्टडी किया। फिर उसमें से उन्होंने हाईलाइट किया कि कुछ पैटर्न्स होते हैं। एक पैटर्न ये होता है कि जब सभ्यता बहुत विकसित हो जाती है, तो जो नई अगली पीढ़ी है वो बहुत कम संघर्ष में बड़ी होती है। तो वो जो मानव ऊर्जा और दृढ़ निश्चय और संघर्ष की क्षमता जो उसको एक बार विकास की ओर ले गई थी, वो कम होने लगती है। तो एक तो ये पैटर्न, जैसे मुगल्स कह लें, युद्ध के स्तर पर पहले बहुत बड़े योद्धा थे, और फिर जब हम लेटर मुगल्स में आते हैं तो बहुत मोहम्मद शाह रंगीला जैसे उदाहरण। तो ये एक प्रक्रिया होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो संघर्ष क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है विकास के कारण ही। जी। दूसरा एक होता है कि जब एक क्षेत्र विकसित होता है तो बराबर के जो बहुत कम विकसित ट्राइब्स हैं वो इन्वेड करना शुरू करती हैं और वो अंदर घुसना चाहती हैं। जी, तो ये भी एक विखंडन को बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, बढ़ावा देता है। तो इतिहास में इस तरह के और पैटर्न्स तीसरा होता है धर्म या विचारधारा। जैसे रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी आया चैलेंज करने के लिए, जिसको कि जो खासतौर पे निम्न स्तर के जो गरीब हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं और उससे वर्ग संघर्ष बढ़ता है। जी, धन्यवाद सर। एक जो हम अपने सवाल जवाब के अंतिम दौर में पहुंचते हैं, जो हमारी थीम का मुख्य विषय था आधुनिकता। आधुनिकता को क्या हम, जैसे कि आपने एक जवाब भी दिया था कि 3 भागों में बांटते हैं मुख्य तौर पर, जैसे आपने बताया था कि पूर्व आधुनिक, आधुनिक और उत्तर आधुनिक। तो पूर्व आधुनिक और आधुनिक हमें सर समझ में आता है। जब हम उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं तो उसकी मूल विशेषताएं क्या हैं, उस स्कूल ऑफ थॉट के मुख्य विद्वान कौन से हैं, और उत्तर आधुनिकता को हम ट्रेस कैसे कर सकते हैं, अगर हमें समझना हो उदाहरणों से, तो उस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। उत्तर आधुनिकता 20वीं शताब्दी के अंत से शुरू होती है जी, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल चेंज। जो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसकी जगह अब सर्विस सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। और उसमें इंटरनेट वगैरह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम जा रहे हैं।
ये सब पूरे समाज को बड़ी गहराई से बदल रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। तो ये उत्तर आधुनिकता की एक पहचान है। दूसरा ये है कि गरीबी काफ़ी कम हुई है। आधुनिकता में भी हम गरीबी से लड़ते रहे काफ़ी समय तक, लेकिन 80-90 के बाद से गरीब देशों में भी, जैसे भारत सबसे अच्छा उदाहरण है, यहाँ पर 70-80% बहुत गरीब होते थे। अब नए आंकड़ों के हिसाब से 10%, 15% के बीच में खाली वो लोग हैं जो कि 3 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। तो इस तरह की गरीबी बड़ी तेज़ी से कम होती है। और जो बड़े अमीर तो खैर हैं ही, अब बहुत बड़े बिलियनर्स वगैरह तो विश्व के बड़े अमीर हो गए, लेकिन मध्यम वर्ग का बहुत तेज़ी से विकास होता है। तो ये सामाजिक ढांचे में फ़र्क है। और संस्कृति में ग्लोबलाइजेशन, हम सब आदान प्रदान बड़ा तेज़ हो रहा है, सब तरीके के खाने सब जगह खाए जा रहे हैं, सब जगह का रहन सहन एक दूसरे से सीखा जा रहा है, गाने कोरिया के भी आ रहे हैं, केवल हॉलीवुड से ही नहीं आ रहे। तो ये तेज़ ग्लोबलाइजेशन सांस्कृतिक स्तर पर भी और विचारों का आदान प्रदान, ये पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के पहचान है। और हाँ, राजनीति के स्तर पर क्या फ़र्क आया है। लिबरल स्टेट सक्सेसफुल रहे हैं, वेलफेयर स्टेट सभी जगह अब डेमोक्रेसी आदर्श के रूप में तो स्वीकार की ही जाती है, बल्कि जो नई भी हैं डेमोक्रेटिक, वो डिक्टेटर्स भी अपने आप को डेमोक्रेट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पहले नहीं होता था। हिटलर ये नहीं कहता था कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ, वो खुल के कहता था हाँ हमें डिक्टेटरशिप चाहिए क्योंकि हमें दुनिया को ये इस तरीके से कॉन्कर करना है। लेकिन आज का प्यूटिन, शी जिनपिंग, सब लोग वो भी ये अपने कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम तो डेमोक्रेटिक हैं। तो आदर्श के रूप में डेमोक्रेसी को मान लिया गया है, वेलफेयर स्टेट को मान लिया गया है। बगैर वेलफेयर पब्लिक को दिए कोई भी राज्य चाहे डिक्टेटरशिप हो वो काम नहीं करेगी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन सर इस लेकिन विचारधारा नेशन स्टेट की उम्मीद थी कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में नेशन स्टेट वीक होने लगेगा और स्वीकार्यता आना जाना सब एक स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, बॉर्डर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ये अभी नहीं हुआ जी। इसके पीछे के अगर कुछ कारणों पर आप थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे नहीं होने के पीछे, कि जिस तरीके तेजी से हम ग्लोबलाइजेशन को बढ़ते हुए और उत्तराधुनिक विचारधारा को पनपते हुए देख रहे थे, लेकिन उसमें एक रुकावट आ गई। क्या उसके पीछे आतंकवाद और उसके पीछे नहीं, मेरे ख्याल से राष्ट्रीयता की जो भावना है बहुत मजबूत है। जी जैसा मार्क्सवादी ने सोचा था, इंटरनेशनलिज्म, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वो नहीं हो पाता है। राष्ट्रीयता की भावना बहुत मजबूत है और ये स्वाभाविक भी है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम अपनी सोचते हैं कि हमारे पुरखों की ये ज़मीन नहीं है और हमारी ये नॉट फीलिंग ऑफ शेयरिंग, मतलब अपना हाँ, जो शेयरिंग ज़्यादा की अमीर तो हैं हाँ, शेयरिंग की प्रवृत्ति तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, वो तो पड़ोसियों में भी नहीं होती, एक लिमिट में होती है। लेकिन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी से ये अपेक्षा थी कि फ़ायदा महसूस होगा दूर के लोगों को अपना बनाने में। तो वो अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हाँ एक बड़ी चीज़ हुई है कि जितना माइग्रेंट्स को अलाउ किया जा रहा है पश्चिम में, ये पहले कभी नहीं हुआ। जैसे अभी सीरिया में जब युद्ध हुआ या अफ्रीका से बहुत सारे माइग्रेंट्स इलीगली जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका वगैरह में पहुंच रहे हैं और उनको न केवल अनुमति दी जा रही है बल्कि उनको सहायता भी दी जा रही है राज्य की तरफ से। ये अप्रत्याशित है। इसके पीछे एक कारण सर हम हो सकता है देखते हैं कि हिटलर के द्वारा किया गया नरसंहार, जिसके वजह से पैदा हुआ अपराध बोध, या हाँ, इस तरह कुछ का हद कुछ। तक ये हो सकता है। और पर एक कारण ये भी है कि उनकी अपनी पॉपुलेशन कम हो रही है और उन्हें वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है और एल्डर्स का बहुत प्रोपोर्शन उनके अपने समाज में बढ़ रहा है, तो उन्हें यंग वर्कर्स चाहिए। पर ये भी है कि उनमें एक उदारता है पहले से ज़्यादा, वो जो तुम कह रहे हो, चाहे वो अपराध बोध की वजह से है या निरंतर ये प्रगति का एक निशानी है कि उदारता बड़ी है व्यथित के लिए, पीड़ित के लिए। जो लिबरल वेलफेयर स्टेट्स हैं उनमें हम लोगों ने भी बहुत, जैसे भारत ने बड़ा अच्छा उदाहरण 1971 में जब इतने सारे बांग्लादेशी आए तो उसका उदाहरण हमने भी दिया। जी सर, इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो कल्चर
इसके विषय में आपका क्या कहना है, और ये वो कल्चर से क्या कुछ नुकसान होंगे युवा पीढ़ी को अत्यधिक वो कल्चर को अपनाने से, या ये ठीक है कुछ हद तक? आपका क्या मत है इस पे? वो का जो अर्थ है वो सचेत, वो अत्यधिक सचेत से लिया गया, अत्यधिक संवेदनशील। अत्यधिक से तो इसका उदाहरण है कि जो इलीगली माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको भी हमें उनकी नौकाएं डूब रही हैं, हमें समुद्र में जाके उनको ले करके आना है और स्वागत करना है और अपने कम्युनिटीज़ में बसाना है और उदार होना चाहिए। लेकिन ये बहुत इम्प्रैक्टिकल स्तर पर जब हो जाता है कि उसका क्राइम पर क्या असर होगा, क्या हमें इलीगल की जगह लीगल माइग्रेशन नहीं बनाना चाहिए, कुछ चेक्स होने चाहिए, इसके बीच में विवाद है। तो वो कल्चर कहता है कि नहीं, सुरक्षा वगैरह के वो जो मुद्दे हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करता है और एक वर्च्यू सिग्नलिंग का खासतौर पे यूथ में ये बहुत इसका असर है। वर्च्यू सिग्नलिंग का मतलब होता है कि हम अपने आप को बहुत संवेदनशील और उदार दिखाना चाहते हैं। और कई बार गलत को भी गलत नहीं कहते। हाँ, उसमें हम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी टोटली इग्नोर करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक्सेसिव एक तरह का यूटोपियनिज्म है, ये मतलब स्वप्नदर्शी है। तो वो कभी कभी नुकसान भी कर जाता है। तो हमें आइडियलिस्टिक होना चाहिए, बड़े बड़े प्रैक्टिकल तरीके से होना चाहिए। जी धन्यवाद सर, आज की ये टॉक बड़ी सार्थक रही। तो you, दोस्तों, विकास। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसे कि आपने ये टॉक आप सुन ही रहे हैं, और इसमें आपने देखा होगा कि कई विषयों को सर ने बड़े ही खुले मन से, खुले दिल से और बहुत ही विचारों के साथ, बहुत ही अच्छे तर्कों के साथ पेश किया। एक फ़ायदा सर के साथ बात करने से ये होता है कि सर का जो अध्ययन है वो न केवल इतिहास बल्कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का भी है। तो बड़े बड़े ही अच्छे जवाब हमें मिल जाते हैं जो कई सारे डिसिप्लिन से जुड़कर बने होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे आपसे, और आज विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद, बाय। और इसका एक कारण विकास ये भी है कि तुम्हारे जैसे दोस्त और छात्र, पूर्व छात्र जी मेरे से जुड़े हुए हैं, इसकी मुझे बहुत संतोष है, खुशी है।